स्वदेश प्रेमियों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी राष्ट्र सेवाएं अपने आप में एक उदाहरण बन गई। बंधुओं, गौरवर्ण, 5 फुट 10 इंच की शरीर काया, चौड़ा वक्ष, सर पर दोनों तरफ कलीरे से कड़े हुए बाल, बीच में एक चौड़ी सी मांग, और जब वो यूरोपियन कपड़े पहन लें तो कोई भी यूरोपियन उनके सामने टिक नहीं सकता था। ब्रिगेडियर की पोशाक पहनकर जब वो निकलते, जब सैनिकों से मिलते, तो सब सैनिक उन्हें ब्रिगेडियर मानकर उनका उत्साह करते, उनका सम्मान करते। बंधुओं, ये थे हमारे सोहनलाल पाठक। अमृतसर के एक गांव में जन्मे, पट्टी नाम का गांव था। उस गांव में जन्मे सोहनलाल जी पाठक। पहले लाहौर में दयानंद एक विद्यालय में पढ़ाते रहे। वहाँ से उनको शिकागो जाने का अवसर मिला। शिकागो में वो अमेरिकों को हिंदी पढ़ाते थे। नतीजा ये हुआ कि उनका परिचय वहाँ पर गदर पार्टी से हुआ। लाला हरदयाल के अनुयायी बने और स्वतंत्रता के लिए शिकागो में जो लहर चलती थी, उस लहर के वो एक अंग बने और राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए उनके मन में एक संकल्प जगा। उनकी 2 बड़ी बड़ी आंखें, एक में संकल्प था, एक में आत्मविश्वास था। बहुत कम उम्र में 1888 के जनवरी मास में उनका जन्म हुआ था और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसके पहले ही उनके दिमाग में राष्ट्र को स्वतंत्र करने की तस्वीर उभर आई थी। उन्होंने सोचा कि 1857 की तर्ज पर अगर हम भारतीय फ़ौजों को, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत का एक अविभाज्य अंग है, अगर हम विद्रोह कराने के में सफल हो जाएं, तो इन भारतीय फ़ौजों से हमें अपने देश को आज़ाद कराने का एक अवसर मिलेगा। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, उनकी कोई धारणा भी गलत नहीं थी। उन्होंने उस समय 1915 के आसपास सिंगापुर में जो भारतीय फ़ौजें थीं, जो अंग्रेज़ों की मदद के लिए वहाँ पर स्टेशन थी, उन फ़ौजों को उकसाया। उन्हें 1857 की सब बातें बताईं। उन्हें भारत में भारतीयों पर अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया। नतीजा ये हुआ कि सिंगापुर में भारतीय फ़ौजों ने गदर कर दिया, विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बाहर से फ़ौजें मंगाई। भारतीय फ़ौजों को डिसआर्म किया गया, उनके हथियार रखवाए गए, उन पर मुकदमा चला, उन्हें तोपों से उड़ाया गया और निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद अपने इसी व्यवहार को, अपनी इसी योजना को कारगर करने के लिए उन्होंने लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस इत्यादि जगहों पर भ्रमण किया। फिलीपींस में तो उन्होंने अपने वक्तृता से फिलीपींस के इंटेलेक्चुअल्स को मजबूर कर दिया कि वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को एक प्रतिवेदन भेजें जिसमें ये कहा गया कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। अपने इसी मुहिम में सोहनलाल जी पाठक बर्मा आ गए थे। बर्मा के गवर्नर को वाइसराय की एक चिट्ठी मिली थी। उसमें तमाम देशों की रिपोर्टें थी, तमाम
उसमें शिकागो की भी रिपोर्ट थी, उसमें फिलीपींस की भी रिपोर्ट थी, उसमें थाईलैंड की भी रिपोर्ट थी। उन रिपोर्टों में कहा गया था कि ये सोहनलाल पाठक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा उसके पास जादू है, जब वो लोगों से बात करता है तो लोग रोने लगते हैं, लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं, उसकी बातों को यथार्थ मान लेते हैं और कुछ भी करने की, कुछ भी मरमिटने की चाह उनमें पैदा हो जाती है। इसलिए वाइसराय ने कहा था कि वो आजकल बर्मा में आया हुआ है, उसे आप गिरफ्तार करो। वरना अंग्रेज़ों को डर था कि बर्मा में एक पूरी कोर है भारतीय फ़ौज की, अगर भारतीय फ़ौज की पूरी कोर विद्रोह कर जाती है तो प्रथम विश्व युद्ध में तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, हमें भारत भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वाइसराय ने गवर्नर को लिखा था कि सोहनलाल पाठक को गिरफ्तार किया जाए। सोहनलाल पाठक को गिरफ्तार करने का जो ऑपरेशन चला वो स्काई बोल्ट ऑपरेशन सरकार ने चलाया। इस बीच सोहनलाल पाठक ने बर्मा में स्थित भारतीय फौजों की कई टुकड़ियों को संबोधित किया, उन्हें याद दिलाया कि 1857 की हमारी गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। अब की बार हमारा जो हमला है अंग्रेज़ों के विरुद्ध कारगर होना चाहिए। हम और ज़्यादा अब अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकते। भारतीयों की दुर्दशा का वर्णन जब उन्होंने किया तो फौजियों में एक ज्वार जगा। इस बीच बर्मा की सरकार सक्रिय हो गई थी और बर्मा उसमें अंग्रेजी हुकूमत का, भारत का ही एक अंग था, भारत का ही एक प्रांत था। उससे ये हुआ कि सोहनलाल पाठक की गिरफ्तारी के लिए बर्मा पुलिस बेतहाशा प्रयास करने लगी। इसकी सूचना सोहनलाल पाठक जी को भी मिल गई थी, उन्होंने भी अपना बचाव किया। बंधुओं में और बता दूं इसके साथ ही कि सोहनलाल पाठक के एक अभिन्न मित्र थे, बहुत साहसी, उत्कट साहसी, राम रखा और ये सोहनलाल पाठक दोनों की एक जोड़ी थी जो हर जगह साथ साथ रहती थी। एक दिन दोनों सवेरे नहा करके इरावदी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय उन्हें मालूम पड़ा कि बर्मा की पुलिस उन्हें घेर रही है। उन दोनों ने नदी छोड़ दी थी। राम रखा दूसरी तरफ चले गए थे, सोहनलाल पाठक थोड़ी दूर चले थे कि पकड़े गए। पकड़ने के बाद सोहनलाल पाठक को मांडले की जेल में रखा गया। मांडले की वो जेल जिसमें कभी बहादुर शाह जफर रखे गए थे और जहां उनकी कब्र बनी हुई है। मांडले की वो जेल जिसमें कभी बाल गंगाधर तिलक अपनी सज़ा काटती हुई कोठरी में रहे थे। सोहनलाल पाठक ने बहादुर शाह जफर और तिलक का स्मरण करते हुए जेल की कार्रवाई, जेल की यातनाएं सही और उन यातनाओं के अंतर्गत सोहनलाल जी पाठक को 10 फरवरी 1916 को फांसी दे दी गई। राम रखा उसके बाद भी अपने प्रयास में जुटे रहे। वो कालांतर में गिरफ्तार हुए और राम रखा को अंडमान निकोबार भेज दिया गया, जहाँ की जेलों की दुर्दशा देखकर और जेलों में कैदियों की जिस तरह से अत्याचार होते थे उस अत्याचार से प्रभावित होकर के उन्होंने अनशन किया राम रखा ने। और राम रखा जो है इस तरह से 1919 में उपवास करते हुए अंडमान निकोबार की जेल में, सेलुलर जेल में वो उनके प्राण गए। बंधुओं, सोहनलाल जी पाठक की एक मूर्ति दिल्ली में लगी हुई है। मेरे वरिष्ठ मित्र डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र ने जब मेरी ये कहानी बलिदान गाथा में पढ़ी तो बड़े विक्षोभित हृदय से उन्होंने कहा कि सोहनलाल पाठक की बराबरी करने वाला कोई शहीद नहीं हो सकता। अकेले दमखम पर पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए भारतीय फौजों को जागृत करने का अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किया और देश की आज़ादी के लिए मर मिटे। हम ऐसे अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम उनका स्मरण करते हैं। बंधुओं, एक विडंबना और देखिए कि ये सब शहीद
पाकिस्तान इनको अपना नहीं कह सकता, न कहता है, जबकि उस समय तो पूरे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे रहे थे। लेकिन एक कृतज्ञ देश है पाकिस्तान, जो इन शहीदों को अपनाता नहीं है। उसकी नीयत हम आप सब देख रहे हैं। बंधुओं, हमारी आज़ादी जो हमें मिली है उसे हम अक्षुण्ण रखें और पूरे राष्ट्रीय एकता के साथ हम अपने जीवन को, अपने राष्ट्रीय जीवन को समुन्नत करें। यही उनका संदेश है, यही उनकी काम है।